नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत शेखर जोशी जी द्वारा रचित पाठ गलता लोहा पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार के साथ। गलता लोहा कहानी समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विषम परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहित का काम किया, परंतु अब वृद्धावस्था के कारण उनसे कठिन श्रम व्रत उपवास नहीं होते। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं थी। उनके बिना कुछ कहे ही मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के उद्देश्य से वह खेतों की ओर चल देता है, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन बचपन से ही पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उन्होंने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। यहाँ तक कि उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी दे रखा था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे, परंतु वह मोहन के प्रति आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतिहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह ही तीसरे दर्जे तक पढ़ पाया था। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। एक दिन धनराम के पिता गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। मोहन ने छात्रवृत्ति पाई और उसके पिता उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधा उन्हें निराश कर चुका था। उससे कभी अपने परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए थे। अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में मोहन को पढ़ने भेज दिया। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। वंशीधर ने उससे मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गया। रमेश के रूप में उसे भगवान मिल गया था। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। राकेश ने मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं दी थी। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। काम के बोझ और नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। अतः बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर और स्कूल के काम में व्यस्त रहता था। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसकी वास्तविकता का पता चला तो उन्हें गहरा दुख हुआ। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बात करते रहे। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन राम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा
और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर, धनराम लोहार का पुत्र था। उसके पिता गंगाराम ने अपने पुत्र को धौंकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में बचपन से ही लगा दिया था। वे उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या तक में पारंगत कर रहे थे। एक बार विद्यालय में धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका था तो मास्टर त्रिलोकी सिंह ने उस पर क्रोध प्रकट करते हुए कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इसी प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। प्रश्न 2, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। उत्तर, मोहन ब्राह्मण जाति का था और धनराम एक लोहार का पुत्र। जातिगत आधार की हीनता बचपन से ही धनराम के मन में बैठा दी गई थी। मोहन कक्षा में सबसे होशियार था और मास्टर जी का चहेता शिष्य भी था। मास्टर जी के अनुसार वह बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करेगा। धनराम को भी मोहन से बहुत आशाएं थीं और इन्हीं सब कारणों से उसने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। प्रश्न 3, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। उत्तर, मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण लोग शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। परंतु मोहन धनराम की दुकान पर न केवल काफ़ी देर तक बैठा रहा बल्कि उसने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें करते हुए ठोक पीट कर उसे गोल रूप भी दे दिया। पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बावजूद वह निम्न जाति का काम कुशलतापूर्वक कर रहा था। इसीलिए धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। प्रश्न 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। उत्तर, गांव में बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश मोहन को पढ़ाई के नाम पर गांव से लखनऊ ले आया था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन सुबह से शाम तक नौकर की तरह घर के काम करता। उसका जीवन बंदी बंधाई लीक पर चलने लगा। नए वातावरण और काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गईं। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े, परंतु उसे कोई काम नहीं मिल सका। इसीलिए मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। प्रश्न 5, मास्टर त्रिलोकी सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है और क्यों। उत्तर, एक बार विद्यालय में धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न सुना पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्यपूर्वक कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इसी व्यंग्य वचन को जुबान का चाबुक कहा है क्योंकि सामान्य चाबुक शरीर पर चोट करता है परंतु जुबान का चाबुक मन पर चोट करता है। मास्टर जी के ऐसे व्यंग्य वचनों की चोटों ने ही धनराम को सदैव हतोत्साहित किया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। प्रश्न 6, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह वाक्य किसने किससे कहा। उत्तर, मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा। उत्तर, जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में रमेश के समक्ष चिंता व्यक्त की तो रमेश ने सहानुभूति जताते हुए उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें, वहाँ शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। प्रश्न ग, किस आशय से कहा। उत्तर, यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। प्रश्न घ, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। उत्तर, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि रमेश मोहन को नौकर बनाने के उद्देश्य से लखनऊ ले गया था। उसने और उसके परिवार वालों ने
मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। प्रश्न 2, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य प्रश्न क किसके लिए कहा गया है? उत्तर, यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। प्रश्न ख, किस प्रसंग में कहा गया है? उत्तर, जब मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है तो वह काम पूरा हो जाने के बाद भी देर तक उससे बातचीत करते हुए वहीं बैठा रहता है। इस दौरान जब धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म कर गोल घेरा बनाने के प्रयास में असफल हो रहा था, तभी मोहन ने उसके हाथ से लोहा लेकर उस पर हथौड़े की नपी तुली चोट करते हुए सुघड़ गोले का रूप दे दिया। अपने सधे हुए अभ्यस्त हाथों के कमाल के उपरांत उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। प्रश्न ग, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? उत्तर, यह मोहन के जाति निरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है। वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी अपने बाल सखा धनराम के ऑफर पर काम करता है। दूसरी तरफ यह उसके सहयोगी व्यवहार को दर्शाता है। वह अपने मित्र से काम ना होता देख उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और काम पूरा कर देता है। तीसरे, यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि वह किसी भी काम को छोटा अथवा बड़ा नहीं मानता। यह कार्य उसकी बेरोजगारी की मनोदशा को भी व्यक्त करता है। अब बात करते हैं पाठ के आसपास के प्रश्नों की। प्रश्न 1, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? चर्चा कर लिखें। उत्तर, मोहन को गांव और शहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थिति जन्य संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभाशाली छात्र था, स्कूल में उसका सम्मान था, परंतु आगे की पढ़ाई के लिए उसे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था, जहां रास्ते में उसे नदी भी पार करनी पड़ती थी। बाढ़ की स्थिति में उसे दूसरे गांव में यजमान के घर रहना पड़ता था। घर में अत्यधिक आर्थिक तंगी थी। शहर में जाने पर उसे घरेलू नौकर का कार्य करना पड़ा। साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। अंततः वह पिछड़ता गया और उसे बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया। प्रश्न 2, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ से उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। उत्तर, एक अध्यापक के रूप में मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व ठीक ठाक लगता है। एक अच्छे अध्यापक की तरह वह बच्चों को लगन से पढ़ाते हैं, किसी के सहयोग के बिना पाठशाला चलाते हैं, अनुशासन प्रिय हैं और दंड आदि के भय के द्वारा बच्चों को पढ़ाई की ओर अग्रसर करते हैं। वे होशियार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। इन सब के बावजूद उनके व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी हैं। वह जातिगत भेदभाव को मानते हैं और विद्यार्थियों को सख्त दंड देते हैं। कमज़ोर बच्चों को कटु बातें बोलकर उनमें हीन भावना भर देते हैं। छात्रों में हीन भावना भरने और भेदभाव करने का उनका तरीका अशोभनीय था। प्रश्न 3, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। उत्तर, कहानी के अंत से स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार का काम स्थायी तौर पर किया अथवा अस्थायी। कहानी का अंत अन्य तरीकों से भी हो सकता था, जैसे शहर से लौटकर हाथ का काम करना, मोहन को बेरोजगार देखकर धनराम का व्यंग्य वचन कहना, मोहन के माता पिता द्वारा रमेश से झगड़ा करना, मोहन को धनराम के यहाँ काम करता देख समाज के लोगों द्वारा उसका बहिष्कार किया जाना। तो बच्चों, ये थे आपके गलता लोहा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और पाठ का सार। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।